बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के बारे में है। जी हाँ, जो मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम थी, मेरे ख्याल से उसको रिप्लेस करके अब जो नई स्कीम लॉन्च की गई है वो है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। और जो कि र्यूमर्स काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि इसकी लिमिट बढ़ाई जा रही है, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। तो जी हाँ, वो तब्दीलियां हो चुकी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली तब्दीली तो उसके नाम की है। तो अब इसका मेरा घर मेरा आशियाना नाम तब्दील करके वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर तो अपना है, इस नाम से लॉन्च कर दिया गया है। और इसकी लिमिट्स वगैरह हर चीज़ बढ़ा दी गई हैं और इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी आई हैं। तो आपने वीडियो में मेरे साथ आखिर तक रहना है ताकि आप इस बारे में तमाम चीज़ें जान सकें। तो अब इसका नाम कैसे चेंज हुआ है, तो ये हमारे पास ये देखें, गूगल के ऊपर जब हम सर्च करते हैं मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम, तो यहाँ पर ये मेज़ान बैंक के पेज पर आएँ तो यहाँ पर देखें, सॉरी यू कैन नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर वो पेज ख़त्म कर दिया गया है मेरा घर मेरा आशियाने का। तो अब जो स्कीम आ गई है, अब वो आगे वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर वक्त ज़ाया किए बगैर तो हमारे पास आ जाता है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम। ये एक सब्सिडाइज इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है, क्योंकि मेज़ान बैंक जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लामिक बैंक है, तो इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो शरिया कंप्लाइंट होती हैं। तो ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, रिस्क शेयरिंग बेस के ऊपर है। इसका नाम वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर तो अपना है। और ये डिमिनिशिंग मुशारका के इस्लामिक मोड के ऊपर दी जाती है, जो कि एक पार्टनरशिप का एक कंट्रैक्ट होता है। इसके बारे में पहले भी मैंने काफ़ी तफसील से बात की हुई है, फिर भी अगर आपको पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं तो इस प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट की बात करते हैं। तो जी, मैक्सिमम लिमिट अब इसकी बढ़कर, जो कि पहले 35 लाख थी, अब वो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए हो चुकी हुई है। तो अब आप 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडाइज घर लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कस्टमर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आपने 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू कंट्रीब्यूट करना है। यानी कि अगर आपने एक घर लिया है वो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसके अंदर 10% आप देंगे, यानी कि 10 लाख आप देंगे, 90 लाख रुपए बैंक की तरफ से फाइनेंसिंग आप ले सकते हैं। और अगर आप 1 करोड़ रुपए पूरा लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर घर की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो ऊपर वाले पैसे आप देंगे तो बैंक आपको 1 करोड़ रुपया दे देगा। अच्छा, रेंटल रेट की बात करें तो आपके इसके ऊपर चार्जेस क्या होंगे, तो इसके ऊपर है जी 5% फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स। पहले 10 साल आपको सब्सिडाइज यानी कि 5% सिर्फ पे करना होगा, जो कि अगर आप पिछली स्कीम में बात करें तो उसमें 20 लाख तक 5% था और 20 लाख से ऊपर 35 लाख तक 8% था। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% है, आप जितनी मर्जी रकम ले लें। ठीक हो गया, यानी कि और ज़्यादा अमाउंट भी बढ़ा दिया है और रेट के अंदर भी आपको सहूलत दे दी है। और आगे क्या लिखा हुआ जी, वेरिएबल एट काइबर प्लस 3% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। यानी कि 10 साल से ऊपर अगर आप जाएंगे तो फिर आपको 10% जो 11वें साल से 20वें साल होगा, तो उसके अंदर आपको जो भी उस टाइम का काइबर होगा प्लस 3% करके वो आपको एट एक्चुअल चार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अच्छा, फाइनेंसिंग टेनर की बात करें कि ये कितने अरसे के लिए ले सकते हैं, तो जी आप 20 साल की मैक्सिमम फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो इसमें कुछ लोग फिर सवाल पूछते हैं कि मैं 5 साल के लिए लेना चाहता हूँ, मैं 10 साल के लिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये मैक्सिमम बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये भी जहन में रखें कि अगर जैसे ही आप साल कम करते हैं तो आपकी किस्त बढ़ेगी, जब किस्त बढ़ेगी तो आपकी इनकम का स्लैब भी ज़्यादा होना चाहिए। उम्मीद है समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्योंकि देखें, अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं और आपकी किस्त बनती है 50,000 रुपये, ज़ाहिर बात है जब उसको आप 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी किस्त ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपये हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने होंगे तो 10 साल में क्लियर होंगे ना, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये इसीलिए होता है। तो आप 5 साल ले सकते हैं, 10 साल ले सकते हैं, 12 साल 15 साल भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। साइज ऑफ द हाउसिंग यूनिट, इसके अंदर भी तब्दीली आई है। जो पहली स्कीम थी उसके अंदर था कि 5 मरले से ज़्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है जी, हाउस अप टू 10 मरलास, 10 मरले का घर हो सकता है, और उसका कवर्ड एरिया देखें तो 2270 स्क्वायर फीट का वो प्लॉट हो सकता है, यानी कि घर हो, तो वो आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो उसका रकबा 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो पहले स्कीम में 5 मरले तक ले सकते थे, वो फ्लैट अपार्टमेंट जो भी हो सकता था, घर भी हो सकता था। तो इसके अंदर अगर आप घर लेते हैं तो उसका कवर्ड एरिया या उसका जो प्लॉट का जो साइज़ है वो 10 मरला या 2270 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट लेते हैं तो वो 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब मैक्सिमम प्राइस ऑफ द हाउसिंग यूनिट की बात करें
तो यानी जो घर आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर नो कैपिंग है, यानी कि घर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि आपने जो घर पसंद किया है उसकी वैल्यू बनती है 1,50,00,000 रुपए, तो वो भी अब इस स्कीम में ले सकते हैं। उसमें होगा क्या कि 1 करोड़ रुपए तक आप बैंक से ले सकते हैं, तो ऊपर वाले पैसे आपने खुद पे करने हैं। जो कि ऊपर था ना 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू आपने पे करनी है। अब 10% तो 1.5 करोड़ का बनेगा 15 लाख रुपए, तो बाकी 1,35,00,000 तो बैंक नहीं देगा ना। बैंक का मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट कितनी है? 10 मिलियन। तो बैंक 10 मिलियन ही देगा, तो 10 मिलियन से ऊपर जितने पैसे होंगे वो फिर आप देंगे। तो इसलिए यहाँ पे नो कैपिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जो यूनिट की प्राइस है उसकी नो कैपिंग है। वो 2 करोड़ का ले ले, आप 4 करोड़ का ले ले, बैंक आपको 1 करोड़ से ऊपर नहीं देगा। ऊपर जितने पैसे होंगे वो खुद पे करेंगे। उम्मीद है पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें अंदर देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले सिटीजनशिप है जी, तो ऑल पाकिस्तानी रेजिडेंट जो हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात करें तो फर्स्ट टाइम होम ओनर होना लाजमी है। ये पहली वाली स्कीम में भी यही था और अभी भी यही है। फर्स्ट टाइम होम ओनर होना आपका लाजमी है। अगर आप पहले से किसी घर के मालिक हैं तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ लोग पूछते हैं ये कैसे वेरीफाई होगा, तो भाई अब आपका जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका हुआ है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता लग जाता है, जैसे ही आपके शनाख्ती कार्ड पे कोई भी घर प्रॉपर्टी होगी तो वहाँ पे शो हो जाती है। तो इसलिए बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं, अगर आपके घर को प्रॉपर्टी या जायदाद निकल आती है तो आपका केस ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद ये कोलैटरल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर है जी, एज पर बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर हाउसिंग फाइनेंस द फाइनेंस्ड हाउसिंग यूनिट विल बी मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द बैंक। जो भी घर आप लेंगे वो बैंक के पास मॉर्गेज हो जाएगा, यानी कि उसकी सेल परचेज आप नहीं कर सकेंगे, ओनर आप ही रहेंगे। लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसके ऊपर एक क्या कहेंगे उसको, एक कॉशन या एक नोट लग जाता है, जिसका मतलब होता है कि जब तक बैंक एनओसी नहीं देगा आप उस प्रॉपर्टी को, उस घर को बेच नहीं सकते। ठीक हो गया। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी का। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक नोट है, इन लाइन विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नेगेटिव हिस्ट्री। अगर आपकी किसी भी तरह की पहले से कोई नेगेटिव हिस्ट्री है जिसके अंदर ओवरड्यू होता है, लेट पेमेंट है, राइट ऑफ है या वेवर है ऑफ द कंज्यूमर इंडिविजुअल कस्टमर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ECIB रिपोर्ट फॉर द 2 years आफ्टर सेटलमेंट। अगर पहले से आपका कोई ओवर ड्यू, लेट पेमेंट, राइट ऑफ, वेवर वगैरह है तो वो आपका 2 साल तक ECIB के अंदर रिपोर्ट होता रहेगा। अगर इससे पुरानी कोई आपकी सेटलमेंट वगैरह है तो शायद बैंक आपको उस पर कर्जा दे दे, लेकिन कुछ बैंकों की पॉलिसी सख्त होती हैं। अगर आपके इसमें से कुछ भी हो तो वो आपको कर्जा बाज़ दफ़ा नहीं भी देते, तो ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। तो कोशिश क्या करें, जो भी आप लोन ले उसको आप टाइमली क्लियर किया करें। ख़ास तौर पर ईजी पैसा, जैस कैश के जो कस्टमर्स होते हैं उनको तंगी होती है। जैसे कोई शख्स है, उसके पास अपनी सिम भी चल रही है घर में, उसकी मिसेस के पास या उसकी बेटी या बेटे के पास भी सिम उसी के नाम की चल रही है, जो कि एडवांस लोड ले लेते हैं, पैकेज करा लेते हैं, बाद में उसकी पेमेंट नहीं होती टाइमली, तो वो आपकी हिस्ट्री डिफ़ॉल्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐप होती है तस्दीक ऐप। तो आप तस्दीक ऐप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करके वहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके नाम का कोई ओवरड्यू तो नहीं आ रहा, तो उसकी टाइमली सेटलमेंट लाजमी क्या करें। आगे चलते हैं। जो आगे हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपसे पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, ये आपको ऊपर आई बटन में यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं सरसरी सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अभी वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। अंडरलाइंग शरिया मोड की बात करें तो आपको इस स्कीम के तहत क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले है ईजी बायर आप कर सकते हैं। मीन कि आप घर परचेज कर सकते हैं। परचेज ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, फ्लैट, हाउस। आप कोई बना बनाया घर ले सकते हैं, अपार्टमेंट या फ्लैट बना बनाया लेंगे तो वो ईजी बायर में आ जाएगा। ईजी बिल्डर की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 कैटेगरी पाई जाती हैं। टाइप 1A जिसके अंदर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑन द एप्लीकेंट ओन लैंड, यानी कि प्लॉट आपका अपना था और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपने बैंक से कर्जा ले लिया, ये टाइप 1 हो जाएगी। और टाइप 1B जो है उसके अंदर है परचेज ऑफ लैंड एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, कि आपने प्लॉट भी परचेज करना है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करनी है। तो इस सूरत में क्या होगा कि बैंक जितनी लिमिट आपको देनी है उसके आधे पैसे प्लॉट परचेज करने के लिए देगा और आधे आपको फिर उसके ऊपर घर बनाने के लिए देगा। बाकी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका अपना होगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं तो जो आगे इसके चार्जेस की बात आ जाती है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, दोनों के लिए जो चार्जेस हैं वो कुछ नहीं है। लीगल रिपोर्ट की बात करें तो लीगल रिपोर्ट यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरीफाई कराने होते हैं, तो उसके जो वकील या वो जो एडवोकेट जो उसको वेरीफाई या लीगल रिपोर्ट अपनी देता है, तो उसके चार्जेस एट एक्चुअल होंगे दोनों के लिए, सैलरीड और बिजनेसमैन के लिए। ठीक हो गया।
प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस की बात कर लेते हैं तो उसके एट एक्चुअल होंगे, यानी कि बना बनाए घर वगैरह लेते हैं या अगर आपने कंस्ट्रक्शन करानी है तो BOQ बनता है, उसके जो चार्जेस होंगे जो वैल्यूएशन कंपनी लेती है वो एट एक्चुअल आप देंगे। इनकम एस्टिमेशन की बात कर लेते हैं तो सैलरीड क्लास के अंदर तो इनकम एस्टिमेशन नहीं होती, क्योंकि उनकी इनकम तो सैलरी जो होती है, सैलरी स्लिप होती है, वहाँ से निकल आती है। जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर आपकी स्टेटमेंट वीक हो तो आप अपने बिजनेस का एक विजिट करवा के अपने डॉक्यूमेंटेशन, सेल परचेज की रिसीट्स वगैरह दिखा के अपनी इनकम निकलवा सकते हैं, तो उसके चार्जेस भी एट एक्चुअल होंगे जो इनकम एस्टिमेशन कंपनी आपसे लेगी। ठीक हो गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं वो जो है वो टाइम टू टाइम डिफ़र होते रहते हैं। तो वो जब मुशारका एग्रीमेंट आपसे साइन होगा, जब केस अप्रूव होने के बाद डिसबर्समेंट का टाइम आता है तो उससे पहले एग्रीमेंट साइन होगा, तो वो ऑन द स्पॉट एट एक्चुअल जितने होंगे वो आप पे कर देंगे। आगे की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जी की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले है जी अलाउएबल फाइनेंसिंग सिटीज़ कि आप किन किन शहरों से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है जी कि जहाँ जहाँ जिस शहर में मेज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के उस शहर के कस्टमर ये लोन ले सकते हैं। एज ऑफ एप्लीकेंट की बात करें तो इन केस ऑफ एप्लीकेंट एंड द को एप्लीकेंट विद इनकम क्लबिंग, अगर आपकी इनकम आपस में क्लब की जा रही है, यानी कि मियाँ बीवी है वो मिलकर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बंदे की इनकम कम थी तो दो मिलकर ले लेते हैं ताकि ज़्यादा लोन मिल जाए, तो इसके अंदर आपकी कम से कम उम्र 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए। अब 65 साल के लिए ये स्टैरिक है तो अच्छा, और ये 65 साल अप्लाई करने के लिए नहीं है, ये 65 साल एज जो है एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनल मेच्योरिटी के टाइम के ऊपर, जब आखिरी किस्त आपने लोन की पे करनी है तो आपकी उम्र 65 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टैरिक है इसका लिखा हुआ जी फॉर द सैलरीड पर्सन द एज ऑफ एप्लीकेंट मस्ट नॉट एक्सीड 65 ईयर आर द रिटायरमेंट एज। अच्छा, अब इसमें 65 साल और रिटायरमेंट एज का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारों की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल भी है, तो जिनकी एज 60 साल रिटायरमेंट की है वो 60 साल ही ट्रीट होगी, वो फिर 65 साल के लिए नहीं जा सकते। और जिनकी एज रिटायरमेंट 65 साल है तो वो 65 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहाँ पर मेंशन नहीं होता तो वहाँ की जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ पर मेंशन नहीं होगा तो उनकी एज जो है रिटायरमेंट की वो 60 साल ही कंसीडर की जाएगी। तो मीन कि आप 20 साल से 60 साल तक की ये लोन ले सकते हैं। 60 साल मीन 60 साल का बंदा अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि उसकी एडजस्टमेंट होगी उस टाइम के ऊपर जाके। इन केस ऑफ को एप्लीकेंट विद आउट इनकम क्लबिंग, अब ये इसका क्या मतलब है जी, विदाउट इनकम क्लबिंग, या भी आप को एप्लीकेंट भी बना रहे हैं उसकी इनकम भी नहीं ले रहे, तो इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो प्लॉट है वो आपकी मिसिस के नाम पे है, तो आप अपने इनकम की बेस पे लोन लेना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अब आपके नाम के प्लॉट नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आप मिसिस को एप्लीकेंट बनाएंगे ताकि प्लॉट उनका है, इनकम आपकी है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो उसके अंदर भी जो मिनिमम एज जो है वो 20 साल ही है, जबकि मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल रखी गई है जब भी आपकी आखिरी किस्त आएगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मंथली इनकम की बात करें तो मंथली इनकम जो ग्रॉस है वो आपकी 40,000 पर मंथ होनी चाहिए। कोई भी बंदा हो, या आप सैलरीड क्लास हैं, बिजनेस क्लास हैं, कुछ भी हो, तो आपकी इनकम 40,000 रुपये होगी तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस टेनर की बात कर लेते हैं तो सैलरी इंडिविजुअल के लिए टेनर क्या है जी कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट विद द मिनिमम ऑफ 6 मंथ ऑफ द कंटिन्यूस वर्क हिस्ट्री इन द सेम इंडस्ट्री फील्ड। आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको कंटिन्यूसली काम करते हुए कम से कम 6 महीने हो गए हों तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो आपको कम से कम 1 साल एक ही जगह पे एक इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हो गया हो, और टोटल एक्सपीरियंस आपका जो है वो 2 साल होना चाहिए। ठीक हो गया। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन की बात करें तो आपको कम से कम 2 साल करंट बिजनेस के अंदर हो जाने चाहिए। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको कम से कम 2 साल हो चुके हों। को एप्लीकेंट की इनकम क्लबिंग अगर करते हैं तो उसमें क्या है जी 100% इनकम क्लब हो सकती है, यानी कि मियाँ और बीवी दोनों जॉब करते हैं तो दोनों की तनख्वाह अगर हम क्लब करते हैं तो दोनों की 100% सैलरी लेंगे। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दूसरा जो को एप्लीकेंट होता है उसकी 50% इनकम क्लब की जाती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की 100% आप ले सकते हैं। को एप्लीकेंट मस्ट बी इमीडिएट फैमिली मेंबर। अब को एप्लीकेंट हो कौन सकता है, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा जिसके अंदर स्पाउस, यानी कि मियाँ है तो उसकी बीवी, बीवी है तो उसका खामद हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स आपके वालिदैन हो सकते हैं, अडल्ट चिल्ड्रन आपके वो बच्चे जिनकी एज 20 साल या से ज़्यादा हो चुकी हो, आपके बहनें और भाई हो जाएंगे जिनकी एज 20 साल यानी जो पर क्राइटेरिया है वो उसको मीट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो आगे हम चलते हैं, तो जी आगे हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हम ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ये किसके लिए हैं, तो ये सैलरीड सेगमेंट के लिए हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो अलग से बनाई है, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इसके लिए एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट की फैक्ट शीट आप साइन करेंगे, शनाख्ती कार्ड आपका चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, एक अंडरटेकिंग होती है फर्स्ट टाइम होम ओनर की, वो बैंक आपसे साइन कराएगा। और इसके अलावा टाइटल डॉक्यूमेंट, कोई जो भी प्रॉपर्टी वगैरह आप लेना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं उसका कोई प्रूफ दे देंगे।
प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें तो उसके अंदर आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हो सकता है, या कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट हो जहाँ से आपका पता लग जाए कि आप फलां एम्प्लॉयर के पास कब से काम कर रहे हैं। इसके बाद आपकी इनकम प्रूफ के लिए क्या होगा, आपकी करंट सैलरी स्लिप होगी, सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये भी आपने एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, सैलरी स्लिप देंगे या सैलरी सर्टिफिकेट देंगे, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट वगैरह देंगे। और इसके अलावा जो ये नीचे डॉक्यूमेंट कुछ कंडीशंस वगैरह लिखी होती हैं, 60 दिन से पुरानी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, और कुछ वेरिफिकेशन वगैरह आपकी पॉजिटिव हो, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये नॉन सैलरी की बात करें तो वहाँ पे भी सेम है, यानी कि जो बिजनेसमैन उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन उनके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट इस तरह की हो जाएगी कि बिज़नेस वेरीफाई हम कैसे करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, और आपकी इनकम कैसे असेस होगी तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। आगे चलते हैं तो जी आगे हमारे पास आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कंटेक्ट आवर डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ये मेज़ान बैंक ने अपने पर्सनस बताए हुए हैं कि भाई अगर आपने किसी भी तरह की कोई मालूमात लेनी हो तो आप इन लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने आपको सारे 1 बाय 1 करके बता दिया। जो भी आपके सिटी के आपके इलाके के हिसाब से हो आप कर सकते हैं। तो यानी ये मेन शहरों के हैं, तो इसके इर्द गिर्द के जो इलाके होंगे वो भी इन्हीं लोगों से रब्ता करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की नई स्कीम जो मैंने आपको बताई, वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर तो अपना है। तो ये सारा क्राइटेरिया था, इसकी लिमिट बिल्कुल 1 करोड़ तक बढ़ चुकी हुई है। तो ये मेज़ान बैंक की पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक दे रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबको मशवरा यही होगा कि आपने अगर ये स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आप मेज़ान बैंक से करें या फिर कोई भी और इस्लामिक बैंक से करें, जिसके अंदर फैसल बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, बैंक इस्लामी है, अलबरका बैंक है, वगैरह वगैरह। तो आपने सिर्फ इस्लामिक बैंक को चूज़ करना है क्योंकि वो शरई उसूलों पर काम करते हैं। मज़ीद इसके अंदर जो है आपने अपने हल्का आबा में से अपने मुफ्ती हजरात जो भी आपके करीबी हों, जिनको आप जानते हो, उनसे लाजमी मशवरा कर लिया करें, क्योंकि ये जो क्लेम होते हैं ये बैंक की तरफ से होते हैं कि ये शरई है, इस्लामिक हैं, लेकिन आपको भी हक बनता है, आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि भाई आप भी इसके बारे में रिसर्च खुद से भी किया करें। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश सिर्फ यही है कि आपने वीडियो आपको कुछ मालूमाती लगी हो तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड में शेयर लाजमी करना है। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मेरे से पूछें। और अगर आपने मेरे चैनल बिजनेस मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद से मज़ीद प्रोडक्ट्स को इवेल्यूएट करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। और मेरी कोशिश सिर्फ यही होती है कि आपको हक सच और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल तफसील के साथ चीज़ को समझाया जाए, जैसा कि आप बैंक की ब्रांचेस में जाते हैं वहाँ पर भी आपको नहीं समझाया जाता। तो इसके ऊपर मैं एक डीप रिसर्च करता हूँ, इसको डिटेल्ड पहले खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।